दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज उन दो शख्सियतों का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जिनका संबंध जो है वो हमारे क्षेत्र की या तो भाषा से रहा है और या क्षेत्र की सरज़मीं से रहा है। इस सिलसिले में इसी सप्ताह में ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, उनका ये माना जाता है कि उनका निधन हुआ था। पुण्यतिथि 1 जून को थी और ये भी एक अजीब संयोग है कि उनका जो जन्म दिवस है वो 7 जून को होता है। तो इसी एक हफ़्ते में, जून के एक हफ़्ते में ही वो आए भी और गए भी। लेकिन उस शख्स ने जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है वो बड़ी अद्भुत है। जन्म हुआ था पानीपत में और जन्म का साल 1914 था। उस वक्त पानीपत की शक्ल व सूरत बिल्कुल अलग थी। आज का पानीपत उस शक्ल व सूरत से मेल नहीं खाता। बहरहाल इसका अपना इतिहास है इस शहर का। एक पूरे कई एपिसोड्स मांगता है और उस पर बाद में ज़िक्र। फ़िलहाल ख्वाजा अहमद अब्बास साहब पे कि ये बड़ी गज़ब की शख्सियत इसलिए भी थे मित्रों कि ये उपन्यासकार भी थे, स्तंभकार भी थे, एज ए जर्नलिस्ट। फिल्म का पटकथा लेखन इनकी विशेषता मानी जाती थी। फिल्म निर्माण में भी इनको अद्भुत हस्ताक्षर के रूप में लिया जाता था। फिल्मों का निर्देशन करना, ये भी बात उनकी खूबियों में शामिल थी। बहुत सारी बातें थी जिनका ज़िक्र, लेकिन अक्सर वो इस बात में बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास पानीपती के नाम से याद किया जाए। उनका ताल्लुक़ मौलाना हाली के परिवार से था। तो एक बड़ी बात होती है कि इतने बड़े शख्स के साथ संबंध उसकी पीढ़ी में, वंश परंपरा में आते हैं, तो उनको बड़ा फ़ख्र भी इस बात का था कि मैं हाली की पीढ़ी से हूँ। तो ये बड़े फ़ख्र से कई बार वो ज़िक्र करते थे। और मित्रों अच्छी खूबसूरत बात ये थी कि इस शख्स का एक रिकॉर्ड है जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है कि स्तंभ लेखक के रूप में ब्लिट्स में अपने दोस्त R.K. करंजिया के कहने पर इन्होंने स्तंभ शुरू किया लास्ट पेज के नाम से, जो हिंदी में जब छपा तो अंतिम पन्ना के नाम से छपता रहा। 1935 में ये स्तंभ शुरू हुआ और उसमें एक दिन की ब्रेक भी नहीं आई। आप अंदाज़ा लगाइए। और तब तक चलता रहा 1987 तक, जब तक ख्वाजा अहमद अब्बास ज़िंदा रहे। अंतिम दिनों में वो ठीक नहीं चल रहे थे तो उन्होंने कुछ एक स्तंभ के जो सीरीज़ थी वो पहले भी लिख डाली थी कि ऐसा ना हो कि मैं लिख ना पाऊँ और मेरा स्तंभ जो है रुक जाए। मतलब एक आग थी, इस आग की जो रोशनी है वो फैली रहे लगातार। ये उनका रिकॉर्ड था। और बाकी बहुत सारी फिल्में जो हैं वो साथ हिंदुस्तानी, जिसने बड़े नए अभिनेता हमारे सामने जिस फिल्म के माध्यम से आए, फिर धरती के लाल थी, शहर और सपना थी, जो बहुत चर्चा का विषय बनी। तो इस शख्स की देन बहुत बड़ी है। और दूसरा जिक्र मैं करना चाहूँगा मित्रों बेकलौत शाही साहब का, कि ये पैदा हुए थे जून माह में भी 1919 में, और बलरामपुर उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश मानी जाती है। और इनकी जो ख़ास खूबी ये थी कि इन्होंने दोहा की जो शैली थी उसमें अद्भुत महारत हासिल की थी। तो बेकलौत शाही का मैंने उनको कई बार मुझे करीब से सुनने का मौका मिला। ये बड़े खुशनसीब लोगों को, मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ इस मामले में, उनको सुनने का मौका मिला और उनके पैरों को हाथ लगाने का मौका मिला। बेहद शाइस्तगी से भरी हुई शख्सियत, विनम्र, शालीन। और ऐसा लगता नहीं था कि ये शख्स का जो मूल नाम है वो शफ़ी ख़ान लोधी है। तो शफ़ी ख़ान लोधी वाली बात जो थी वो बहुत कम लोगों को मालूम होगी। इनका असली नाम ये था, लेकिन बेकलौत शाही के नाम से ही ये लोकप्रिय रहे। और कई बार ऐसा होता है कि लोकप्रियता चरम पे पहुंच जाए तो उस वक्त वो ज़ात और किसी भी किस्म के मज़हब की दीवारों से बहुत ऊपर उठ जाती है। इस शख्स ने भी अपने 9 काव्य संग्रह इन्होंने दिए। अवधि में बहुत लिखा, हिंदी उर्दू में तो लिखा ही लिखा, अवधि में बहुत लिखा। पद्मश्री भी इनको मिली। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन चुनिंदा लोगों में शामिल थे जिन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी साहित्य के, अदब के आधार पर मिली। ऐसा ही बाल कवि बैरागी साहब तो मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश में। और बहुत सारे लोग, दिनकर साहब को राज्यसभा की सदस्यता मिली, लेकिन बेकल साहब को अपनी कविताओं, अपनी नज़मों और अपने अदब की खिदमात और राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान
अदब को देने के आधार पर इनको राज्यसभा की मानद सदस्यता से नवाजा गया था। तो ये सारे अदीबों के लिए और अदब की दुनिया के लिए बाइसे फ़ख्र बने रहे। और इनको मित्रों एक विशेष बात सिर्फ ये थी कि नेपाल के शाह ने भी एक कविता संग्रह, नेपाल के शाह महेंद्र थे, शायद आपको याद हो। तो शाह महेंद्र नेहरू के वक्त में बड़े लोकप्रिय शहंशाह माने गए थे, नेपाल के सम्राट थे और वो कवि भी थे। तो उन्होंने जो कविताएं लिखी थी नेपाली भाषा में, उनका अनुवाद हिंदी में और अवधी भाषा में इनसे कराया गया था, बेकल साहब से। और बेकल साहब को कहते हैं कि नेपाल के सम्राट ने काफ़ी हद तक उनको मुनासिब और सम्मानजनक पारिश्रमिक भी दिया था। कितना था इस बारे में क्या लेना मित्रों, क्योंकि ये कद इन लोगों का ऐसा होता है कि उस कद पर आकर, उस कद्दावर जो मंच है उस पर पहुंचने के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि पारिश्रमिक कितना मिला, सम्मान राशि क्या थी, ये चीज़ें बिल्कुल सेकेंडरी हो जाती हैं, इनका ज़िक्र भी कोई मतलब नहीं रखता। तो ऐसे महान दोनों शख्सियतों को हमने याद किया। कहने को बहुत कुछ है इनके बारे में, इनके गीतों की चर्चा भी हो सकती है, लेकिन मित्रों जब वक्त कम हो तो इस बात के तो वक्त का तगाज़ा यही होता है कि सीमित वक्त में अच्छी शख्सियतों को, बड़ी शख्सियतों को याद कर लिया जाए, नमन कर लिया जाए और उनसे कुछ सीखने का संकल्प ले लिया जाए। शुक्रिया दोस्तों।